Hello, welcome to all of you at this platform of the सारंग गुरु डिजिटल दुनिया, जहां हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिफरेंट एक्सपर्ट्स से अलग अलग विषयों में ज्ञान लेंगे। इस सीरीज में मैं ओम प्रकाश गिरी आज आपको जीव विज्ञान क्लास 12th के जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की फ्लावर के स्ट्रक्चर की, पुष्प की संरचना के बारे में। जैसा कि हम जान चुके हैं कि पुष्प एक ऐसी संरचना है, फ्लावर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन के लिए पुष्प का होना आवश्यक है। पुष्प की संरचना में हमने बात की थी कि पुष्प के 4 होल्स होते हैं, चक्र होते हैं। 4 चक्रों की हमने बात की थी। अंग्रेजी में दैट इज द होल्स कहा जाता है, चक्र। जिस तरह से आपने साइकिल का पहिया देखा होगा या आपने नारियल देखा होगा, अगर नारियल को बीच से काटते हैं तो उसके अंदर अलग अलग रिंग्स बनी होती हैं। तो इसी तरह अगर किसी फ्लावर को, किसी पुष्प को हम काटते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, सपोज दैट ये फ्लावर है और हमने इसको इस एंगल से काटा, तो उसके अंदर 4 चक्र हमको मिलते हैं इस तरह के। ये 4 चक्र जो होंगे यही होल कहे जाएंगे या चक्र कहे जाएंगे हिंदी के। जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी। इन 4 चक्रों में से हम ये बात कर चुके हैं कि ये बाहर के 2 चक्र नंबर 1 और नंबर 2 जो कि कैलिप्स और कोरोला है, दैट इज द बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं जो कि किसी भी प्रकार से लैंगिक प्रजनन में हिस्सा नहीं लेते। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बच गए ये नंबर 3 एंड नंबर 4। तो नंबर 3 पर जो आता है ये आता है पुंकेसर। इंग्लिश में एंड्रोसियम टर्म यूज करते हैं, ANDROECIUM, एंड्रोसियम, जो कि पुरुष जननांग है। ये थर्ड जो है एंड्रोसियम या पुंकेसर, ये पुरुष जननांग है। और ये फोर्थ जो है दैट इज द गाइनोसियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्लियर होनी चाहिए। थर्ड होल एंड्रोसियम, फोर्थ होल गाइनोसियम, दे आर द रेस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये सिंबल है। तो ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो इसमें से आज हम लोग थर्ड यानी कि एंड्रोसियम की बात करेंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको कह सकते हैं दैट इज द पुरुष या नर, आप ये कह सकते हैं नर जनन नांग। ये फ्लावर के, पुष्प के नर जननांग की हम लोग बात करेंगे। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, इस चित्र को हम ये कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पॉलन सैक। इसको समझने की कोशिश करें हम लोग कि ये पॉलन सैक जो कि या हिंदी में लघु बीजाणुधानी, ये माइक्रोस्पोरेंजियम
ये स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर के तीसरे चक्र में पाया जाता है। ये इस पुंकेसर की संरचना में हम देखते हैं कि एक तंतु होता है, फाइबर की संरचना है, या तंतु या फिलामेंट। इस तंतु के द्वारा ये जो परागकोश है, ये परागकोश है, इसी परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर ये लघु बीजाणुधानी, ये स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर से जो हम देख रहे हैं चार, ये लगे होते हैं। तो इस परागकोश दैट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, द्विपालित होता है, ये द्विपालित स्ट्रक्चर है। हिंदी के शब्दों में जरूर कठिनाई होती होगी। बाइलोब्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइलोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है परागकोश। यहाँ हम बीच में इन दोनों उंगलियों को अगर हम देखें तो जैसे दोनों उंगलियों के बीच में एक गड्ढानुमा संरचना है, तो इस तरह की गड्ढानुमा संरचना होती है। ये सप्रेस्ड होता है एंड आगे से भी और पीछे से भी। ये परागकोश, और हर परागकोश में को जब हम देखेंगे, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ जो ये डिप्रेशन है, दबाव है ऊपर और नीचे का, ये तो हमें है क्लियर हो रहा है, ये ऊपर से, ये नीचे से दबाव। लेटरल साइड से भी, इसके किनारे भी दोनों तरफ डिप्रेशन होता है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं होगा, टेट्राड सरफेस नहीं होगा, इसमें डिप्रेशन बने होंगे। और इन डिप्रेशंस की, इन जो गड्ढेनुमा संरचना होते हैं किनारे से, इन गड्ढेनुमा संरचनाओं की अपनी भूमिका है। इनकी भूमिका क्या है कि दे सपोर्ट, इनकी वजह से जो डेहिसेंस की प्रोसेस होती है, विकिरण कि इसमें से जब ये लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएं मैच्योर होती हैं और पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, परागकण जब बनते हैं, तो परागकण की मैच्योरिटी के टाइम ये पोर्शन इसी यहीं से, जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं उंगली से, ये इस तरह से रैप्चर्ड होते हैं, रैप्चर्ड होंगे, फट जाएंगे, और ये जो परागकण इसमें तैयार होते हैं, ये परागकण बिखर के बाहर की तरफ चले जाएंगे। ये इसकी भूमिका होती है इस डिप्रेशन की। तो आते हैं हम लोग इस ट्रांसफर सेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इन लेयर्स की बात समझते हैं। ये जो अलग अलग कलर के हम लोगों ने ड्रा कर रखे हैं, इसकी त्वचा है, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बाहर की जो है ये अंतस त्वचा जो होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। डंबल शेप्ड बोले तो कुछ इस तरह का संरचना होगी, साइड बीच में थोड़ा सा उभार लिए हुए और किनारों पर दबे हुए होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर की स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर में भी आर में नॉट, कभी कभी क्यूटिकल लेयर भी पाई जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बहुत नहीं होती। ये अंतस त्वचा और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है पूरे सरफेस पर, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है और ये अंदर की संरचनाओं को सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट रखती है। टोटल लेयर की अगर बात करें हम, टोटल लेयर्स जो है वो 4 होंगे, ये हम नोट कर लें। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो 4 परत होती हैं। इनकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो है वो 4 परत की है, और इस 4 परत की लेयर में सबसे बाहर की जो लेयर हो गई वो क्या हो गई, अंतस त्वचा हो गई। अंतस त्वचा के बाद जो दूसरी त्वचा होगी, दूसरी लेयर होगी,
वो लेयर होती है एंडोथीसियम की, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, आपको इसको हमेशा याद रखना है कि एंडोथीसियम की लेयर है सेकंड। ये 4 परत हो गए। इस 4 परत में पहली परत हमारी कौन सी हुई? पहली परत है अंतस्त्वचा। ये काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है, तो अंतस्त्वचा होगी। सेकेंड लेयर जो है एंडोथीसियम की लेयर है, एंडोथीसियम की लेयर है। और ये एंडोथीसियल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। पहली हो गई अंतस्त्वचा नंबर 1, त्वचा, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर हो गई। दूसरी हो गई लेयर एंडोथीसियम की, और एंडोथीसियम की लेयर रैप्चरिंग के लिए, इसके पॉलन ग्रेन्स के, परागकण के बिखरने के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि एंडोथीसियम लेयर अनइवन होगी, ये समान नहीं होंगी। इस लेयर में ये कहीं मोटी होगी, कहीं पतली होती जाती है लेयर, और खास तौर पर यहाँ जहाँ डिप्रेशन की जगह है, यहाँ ये त्वचा पतली होती है। ये सामान्यतः एक परत की होगी, एक से ज्यादा परत की भी हो जाती है। 2-3 अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग स्पीसीज में इसकी थिकनिंग जो होती है अलग होती है, जिसकी वजह से वो पौधों के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उन जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो एडजस्ट करती है। और इस एंडोथीसियम लेयर की खासियत हमने बताई कि ये क्या काम करती है, जब ये लघु बीजाणुधानी में परागकण मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और जब इसके विघटन का समय आएगा, तब ये एंडोथीसियम लेयर ही सबसे पहले कमजोर होकर फटना शुरू करती है। इसकी वजह से एक चीज और होती है, कुछ घास के पौधों में ये इसका भी रोल होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप के सेलुलोज पाए जाते हैं। वो सेलुलोज इसको स्ट्रेच करेंगे और जिसकी वजह से ये त्वचा फट जाएगी। तो सबसे पहले जब परागकण इस लघु बीजाणुधानी में परिपक्व होंगे, जब परिपक्व होंगे धीरे धीरे ये सूखना शुरू होगा, जब मैच्योर होगा तो, और जब मैच्योर होकर सूखना शुरू होगा तो सबसे पहला असर किस पर आएगा, तो इस एंडोथीसियम लेयर पर। और एंडोथीसियम लेयर पर खिंचाव होगा, खिंचाव की वजह से ये एंडोथीसियम लेयर अलग हो जाएंगी। इसकी वजह से अब मध्य त्वचा और अंतस्त्वचा, ये दोनों 3 लेयर, देखिए बेसिकली है तो 4 लेयर्स, लेकिन इसमें से 3 लेयर्स जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। बेसिकली ये तीनों अंतस्त्वचा, दैट सेकेंड वन एंडोथीसियम एंड द मिडिल लेयर, ये these 3 आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स बेसिकली। अब हम चौथी लेयर ये है, तो हम चौथे को प्रोटेक्टिव क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी हम बात करते हैं। ये कवर तो कर रहा है, कैप्टम लघु बीजाणुधानी को चारों तरफ से कैप्चर तो कर रहा है, ढक तो रहा है, लेकिन इसका मुख्य रोल जो है वो नर्सिंग का काम है। इस डेवलप होते हुए पॉलन ग्रेन्स को, परागकण को पोषण देने का काम होता है। क्लियर हो रही बात ना, कि ये प्रोटेक्ट कवरिंग तो कर रहा है, लेकिन कवरिंग कर रहा है तो एक तरह से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो बॉडी प्रोटेक्ट से करती है, कवरिंग करती है, इसी तरह ये विकसित होते हुए बच्चे हैं, जो परागकण है वो बच्चे हैं, एक तरह से इस लघु बीजाणुधानी के अंदर छिपे हुए हैं, और ये चारों मिलके इसको सुरक्षित रखे हैं।
सुरक्षित रखे हैं। सुरक्षित रखने के साथ साथ समुचित वातावरण भी देना है कि जिस वातावरण में ये परागकण के रूप में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये अभी परागकण नहीं है जो कि निषेचन में भाग ले सके, ये मात्र कोशिकाएं हैं। अब इनमें से डेवलप होके परागकण को बनना है। तो जो फोर्थ लेयर है एंडोथीसियम, तीसरा लेयर हो गया हमारा कौन? मध्य त्वचा, मिडिल लेयर मध्य त्वचा, मध्य त्वचा, ठीक है। यही तीनों बेसिकली प्रोटेक्टिव है। जो फोर्थ लेयर है जिसका नाम है टैप्टम, टैप्टम लेयर, ये नरिशिंग है, प्रोटेक्टिव तो है ही, सुरक्षा के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ साथ पोषण भी प्रदान करती है। ये पोषण प्रदान करना इसका काम होता है। सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इसका पोषण प्रदान करता है। टैप्टम से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व निकल के इस माइक्रो एस्पोरेंजियम में, जो लघु बीजाणुधानी है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर टपकते रहते हैं। भोज्य पदार्थ इसके अंदर टपकते रहते हैं और जिन भोज्य पदार्थों की मदद से ये जो मात्र कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु माइक्रो एस्पोरेंजियम सेल्स जो हैं, इन माइक्रो एस्पोरेंजियम सेल्स में सेल डिवीजन होगा। आगे चल के यहाँ पर सेल डिवीजन होगा और वो सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन होगा। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस करना चाहूँगा और आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, आपको याद होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि दो तरह की कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से होते हैं, जिनको कि माइटोसिस और मियोसिस बोलते हैं। तो जब भी जनन कोशिकाएं बनेंगी, जो भी जनन कोशिकाएं बनेंगे, तो जनन कोशिकाओं के बनने के दौर में क्या होता है कि मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। मुझे आपको याद होगा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दो तरह के कोशिका विभाजन सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। तो उस स्थिति में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारी पूरी बॉडी में, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की प्रोसेस तो होती ही रहती है। तो उस कोशिका विभाजन के क्रम में जो कोशिका विभाजन है, कोशिका का विभाजन जो है वो मुख्य रूप से दो तरह से होता है। 2 मिनट में इसको हम रिमाइंड कर लेते हैं। ये कोशिका विभाजन जो दो तरह का होगा, ये क्या बोर्ड कह रहा है, हाँ आ गया। तो कोशिका विभाजन एक समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन जो कि माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस जहां की एक कोशिका विभाजित होके एक डिप्लॉयड कोशिका, द्विगुणित कोशिका विभाजित होके दो नई द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है, पूरी बॉडी सेल्स में होती रहती है, पूरी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, देखिए दैट इज द नोन एज द मियोसिस, जहां पर कि एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर 4 नई हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। 1 से 4 ये डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड माने द्विगुणित, द्विगुणित कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिका विभाजित होके
एक गुणित हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। तो इस तरह का विभाजन जो होता है जनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है। इज इट क्लियर? आप हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी किसी भी जनन कोशिका का निर्माण होगा, चाहे वो नर जनन कोशिका हो या मादा जनन कोशिका हो, जब जनन कोशिकाओं बनेगी तो जनन कोशिकाओं के बनने के क्रम में क्या होगा? मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे की पॉइंट हमको याद रखना होगा हमेशा के लिए कि एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होके क्या होती है? 4 एक गुणित कोशिकाएं बनती हैं। थोड़ा सा इसमें और समझ लो, मुझे लग रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या है, मनुष्य की में कितनी है कोशिकाएं? क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। तो जब माइटोसिस होगा तो एक सेल डिवाइड होगी जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी जिसमें 46 और 46 हो क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स की 2 कोशिकाएं बनेगी। जिट क्लियर? लेकिन जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो मियोसिस सेल डिवीजन के क्रम में एक कोशिका से के विभाजन के पश्चात, एक कोशिका के विभाजन के पश्चात 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और ये चारों की चारों नई कोशिकाएं जो बनेंगी वो चारों नई कोशिकाएं कैसे होंगी? तो अगुणित होंगी, अगुणित होंगी, हैप्लॉइड होंगी। यानी कि सपोज दैट ह्यूमन बीइंग का केस ले लिया जाए, मनुष्य की बात अगर हम करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सेल डिवाइड हुआ, तो एक सेल डिवाइड होने के बाद एक कोशिका अगर विभाजित हो रही है तो इससे 2 स्टेप में चार डॉटर सेल्स बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बनेगी। और ये चारों की चारों क्या होगी? यहाँ पर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इन सब में 23, 23, 23, 23 इस तरह की क्रोमोसोम्स की संख्या होगी। ये कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन से ये हमेशा आप डिनोट करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं परिवर्तित होंगी किसमें? परागकण में। इनिशियली ये टेट्राड बनेगी, पहले समझते हैं। इनमें 4, एक का विभाजन हुआ 2 बनी और 2 कोशिकाएं बनने के पश्चात इसमें 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब ये एक यहाँ है, 2, ये 3, एक पीछे होगी। और इनके पश्चात इसमें एक सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होगी, एक परिवर्तन आएगा। वो आएगा, एक परत आएगी इनको बचाने के लिए, जो इनको विपरीत परिस्थितियों में बचाए। अर्धसूत्री विभाजन की बात समझ में आई? इसको हटा रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक मात्र कोशिका से 4 नई 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, नई कोशिकाएं बनेगी,
नई कोशिकाएं बनेगी। अब इन कोशिकाओं से क्या होगा, ये कोशिकाएं टेट्राड की पोजीशन में होंगी, चारों एक साथ जुड़े होंगे और इनके ऊपर अब लेयरिंग होगी। इनको बचाना है ना, लंबे समय तक रखना है, परागकण को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। इस पर अभी हम बात करेंगे कि आज की तारीख में जो पॉलन है, परागकण एक बहुत ही पोषक तत्व के रूप में यूज किया जा रहा। तो इस पर एक कवर आएगी जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन नाम की परत चढ़ जाएगी। अब इस स्पोरोपोलिनीन नाम के रसायन के परत चढ़ जाने की वजह से ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण किसी भी विपरीत परिस्थितियों में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक, क्लियर होगा? ये परागकण स्पोरोपोलिनीन की परत की मौजूदगी की वजह से बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं और इसका प्रिजर्व करने का इस समय व्यापारिक प्रयोग किया जा रहा है। आज जैसे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट, जैसे एक हम कॉमन एग्जांपल ले लें, हार्लिक्स ले लें, कॉर्नफ्लेक्स ले लें और दूसरे तरह के हमारे पोषक तत्व बाजार में बिक रहे हैं। इसी तरह पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके अच्छे पोषक पदार्थ के रूप में विश्व में बेचा जा रहा है, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको ये याद रखना है कि ये हमारा व्यापारिक यूज है, परागकण को प्रिजर्व करना और इसको स्टोर करना। हम बात कर रहे हैं स्पोरोपोलिनीन की। तो स्पोरोपोलिनीन की प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है। अब इस प्रोटेक्टिव कवरिंग जब इस पर कंप्लीट होना आना शुरू होती है, तो अब ये धीरे धीरे ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक स्वतंत्र परागकण की तरह ये दिखाई पड़ने लगेंगे, एक अलग अलग। अब एक परागकण जब एक परागकण बना तो सामान्य तौर पर एक परागकण में की संरचना को जब हम ऑब्जर्व करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो ये परागकण की संरचना में दो परतें होती हैं। एक तो होती एक्साइन बाह्य परत EXINE एक्साइन, और दूसरी होती है इंटाइन INTINE इंटाइन, बाह्य परत और अंतः परत। मध्य भाग में सेंटर में इसके क्या होता है कि एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होगा। एक्साइन और एंटाइन की लेयर, क्या ये परतों में ये एक्साइन की लेयर कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ कॉन्टिन्यूअस बना दिया, लगातार संरचना बना दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जगह जगह पर इस तरह के, देखिए इंटाइन भी हमारा गायब हो गया, सॉरी इंटाइन को गायब नहीं करना है। एक्साइन की लेयर नहीं होती है, कुछ जगहों पर एक्साइन की लेयर नहीं होती है, ये गैप होता है और इस गैप वाले स्थान को हम बोलते हैं जर्मपोर। इस जर्मपोर की क्या भूमिका है? ये एक, जब पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण बना, तो परागकण की संरचना में तीन संरचनाएं हमको प्रमुख रूप से डिनोट करनी है। एक तो एक्साइन हो गया, नेक्स्ट हो गया इंटाइन, और इसके बाद इस एक्साइन के लेयर में डिसकंटिन्यूटी है, ये लगातार नहीं है, और जहां पर ये एक्साइन की लेयर टूट रही है वो क्या है, वो है जर्मपोर। और नेक्स्ट सेंटर में केंद्रक है इसका, जहां पर कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो
ये जर्मपोर की संरचना एंजाइम हार्ट प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक परत है। इस परत के नीचे एंजाइम की परत है जो कि लगातार है। एंजाइम डिसकंटिन्यू है, एंजाइम कंटिन्यू है और केंद्र में केंद्रक है। ये जर्मपोर है जगह जगह पर। होता क्या है कि जब पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया पूरी होगी, जब परागण की प्रक्रिया पूरी होगी तो परागण के पश्चात हम जानते हैं कि ये कहां चला जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। पॉलिनेशन यही होगा ना कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पॉलन ग्रेन्स सेटल होते हैं जाके कहां पर, स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचेंगे स्टिग्मा के ऊपर, इसके ऊपर, तो ये यहां बैठते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। और पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा तो इसी जर्मपोर की स्थान पर, इसी जर्मपोर के प्लेस पर ये इंटाइन इलोंगेट करेगा, ये बड़ा होगा और पॉलन ट्यूब नाम की संरचना बनाएगा। पॉलन ट्यूब नाम की संरचना बनाएगा। यहां से पॉलन ट्यूब डेवलप होगा और यही पॉलन ट्यूब इसके अंदर स्टिग्मा के ऊपर छेद बनाते हुए, स्टिग्मा और स्टाइल को क्रॉस करते हुए ये कहां पहुंच जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। और ओवरी तक जब पहुंचेगा तब क्या होगा कि इस न्यूक्लियस को भी लेके जाएगा। और न्यूक्लियस ऐसे नहीं जाएगा, न्यूक्लियस में तमाम चेंजेज आएंगे, डिवीजन होगा इसमें से, और तब ये न्यूक्लियस जाएगा, इसमें एक पायनियर हो जाएगा, आगे आगे चलेगा। एक जो जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस है वो पीछे पीछे जाएगा। तो इस तरह से इस जर्मपोर का रोल क्लियर हुआ। जर्मपोर जहां से कि इंटाइन से पॉलन ट्यूब डेवलप होगा और ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल को पेनिट्रेट करते हुए, छेदते हुए ओवरी तक पहुंचता है। इस केंद्रक को लेके किस प्रक्रिया के लिए, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की, पुंकेसर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की, प्लांट के फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पुरुष जननांग की बात की। एक बार इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। इस रिव्यू में देखते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि फ्लावर के 4 होल्स हैं, 4 होल्स हैं, 4 चक्र हैं। 4 चक्र में सबसे बाहर वाला कैलिक्स, दूसरे नंबर वाला कोरोला, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों सहायक हैं। ये किसी भी प्रकार से लैंगिक प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। थर्ड और फोर्थ की बात है। थर्ड पर एंड्रोसियम आता है, तीसरे चक्र में एंड्रोसियम है, यानी कि पुंकेसर नर जननांग पुष्प का। इस पुंकेसर के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, एक तंतुनुमा संरचना होगी। ये तंतुनुमा संरचना लंबी सी होती है, इसके टर्मिनल पार्ट पर परागकोश होते हैं। ये परागकोश द्विपालिक संरचना होती है, द्विपालिक संरचना होती है। द्विपालिक संरचना इस संयोजी ऊतक के द्वारा पौधे से जुड़ी होगी, पौधे मतलब फ्लावर से जुड़ी होगी। इस तंतु से कनेक्टिविटी इसकी किसके सहारे है, तो संयोजी के सहारे है, कनेक्टिव टिश्यू के सहारे। और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये सारी संरचनाएं पड़ी हुई हैं। ये संरचना जो परागकोश की है, तो ये परागकोश कैसा है, द्विपालित स्ट्रक्चर है, द्विपालित है। लेकिन फाइनली जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो टेट्राड की स्थिति होती है। 4 पॉलन
सैक्स यानी कि लघु बीजाणुधानी हिंदी में, पॉलन चैम्बर्स पाए जाते हैं। इन चारों लघु बीजाणु मात्र, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पड़ी होती हैं। ये बीजाणुधानी है, ये 4 लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी है? 4 है, चारों तीनों पर हैं। इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स होती हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स जब विकसित होती हैं तब क्या बनती हैं? परागकण बनते हैं। और परागकण बनने की प्रक्रिया में क्या होगा? उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और ये चारों चैम्बर प्रोटेक्टेड हैं। ये चारों चैम्बर सुरक्षित किसके द्वारा है? नंबर 1 एक अंतःत्वचा सबसे बाहर की है लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है ये कॉन्टिन्यूअस। दूसरे नंबर पर होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम प्रोटेक्टिव तो है ही है, इसके साथ इसका दूसरा भूमिका सबसे बड़ा क्या है? इसके फटने में, रैप्चरिंग में बड़ा सपोर्ट करता है, ये सबसे पहले सूखती है। ठीक है। थर्ड नंबर पर मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर मोस्टली मल्टी लेयर्ड हो जाती है, 2-3 लेयर की होती हैं, अलग अलग स्पीसीज में इसकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। थर्ड और फोर्थ जिसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या है? टैपेटम है। तो टैपेटम को हमने बताया ना कि टैपेटम जितनी सुरक्षा करती है उससे ज़्यादा ये पोषण का भूमिका अदा करती है। ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। किसको? न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगी इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स, मदर माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स जो होती हैं, तो इन सेल्स को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। इज इट क्लियर? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। ये सेल्स जो मदर सेल्स हैं डेवलप होंगे, इनमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद फाइनली पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, पॉलन या पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। और पॉलन ग्रेन्स इस रप्चर पोर्शन से बाहर की ओर वातावरण में बिखर जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है किसकी? परागकण के बनने की। परागकण हमारे बन गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, पुरुष फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेगा स्पोरेंजियम की, यानी कि लघु बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी की बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की, ट्रांसफर। इस बीच में एक बात फिर से रिमाइंड कर दूं कि इस पॉलन ग्रेन का बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूटिलाइजेशन जो हो रहा है, व्यापारिक उपयोग जो हो रहा है, कि ये बहुत ही अच्छे पोषक तत्व माने जाते हैं, जिसमें हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। और दूसरी बात, ये पॉलन बहुत लंबे टाइम तक नेचुरली भी प्रिजर्व रह सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरुलिन लेयर के वजह से होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे इन दिस वीडियो।